क्वेश्चन नंबर 94 जीपीसीआर का था। लेक्चर का नाम था सेल सिग्नलिंग। वहां हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने समझा कि हमें टेस्ट कैसे आता है, खुशबू कैसे आता है और मन कैसे ललचाता है। आंखों को आंखों से मिलाने पर जो दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, उसके पीछे सिग्नलिंग की कौन सी कहानी थी। और हमने ये भी समझा कि इस वीडियो के सुपरहिट होने में हमारी सिग्नलिंग का क्या रोल था। हमारी नॉर्मल एक्टिविटी, हर रोज जो हम करते हैं, पिटते हैं, चोट खाते हैं, सब दर्द को हमने फील किया था सिग्नलिंग के साथ। और हमने पाया था कि जीपीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है और तमाम तरह की सिग्नलिंग में यह सेंट्रल रोल निभाता है। 7TM टाइप के रिसेप्टर्स हैं, जी प्रोटीन के साथ कपल्ड रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम जीपीसीआर। और यह जी प्रोटीन एक ट्राइमरिक प्रोटीन है जिसकी अल्फा सब यूनिट के पास एबिलिटी है कि वो जीडीपी के साथ चिपका रहे या जीटीपी के साथ। अगर वो जीडीपी के साथ चिपका हुआ है तो वो ऑफ स्टेट है और वो अल्फा बीटा के साथ इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर सिग्नल मिलने पर जीडीपी हट करके जीटीपी आ जाए तो अल्फा यूनिट बीटा गामा को छोड़ देती है और इफेक्टर मॉलिक्यूल से आके बाइंड करती है काम कराने के लिए, जैसे कि एडिनाइल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेस या कोई आयन चैनल। ये थीम थी इस पाथवे की, सबसे फंडामेंटल, बेसिक, और इसी को लेकर सवाल भी था। क्वेश्चन ये था कि जीपीसीआर पाथवे के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है। जीपीसीआर एक बड़ी फैमिली है जिसमें कॉमन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा 7TM अल्फा हेलिसेस का, इसलिए इसे हम 7TM भी कहते हैं रिसेप्टर कई बार। और भी बहुत नाम है, अल्फा एड्रेनर्जिक, बीटा एड्रेनर्जिक, लेकिन कॉमन जो हम रिसेप्टर के टोपोलॉजी के बेस पर या उसके स्ट्रक्चर के बेस पर नाम लेते हैं वो 7TM है। तो स्टेटमेंट ट्रू था। जीपीसीआर कपल्ड होता है ट्राइमरिक जी प्रोटीन के साथ में जिसमें 3 यूनिट है, ट्रू। जी अल्फा एक जीटीपेज है। जब जी अल्फा के साथ में जीटीपी चिपका होता है तो सिग्नल मिलने पर या अप्रोप्रिएट टाइम पर वो उसको हार्डलाइज भी कर सकता है। ये हार्डलाइज करने की एबिलिटी जीटीपेज कहलाती है जो जी अल्फा के अंदर ही है। ये ऑन स्टेट में होता है जब जीटीपी चिपका होता है और ऑफ जब जीडीपी, ट्रू है। जब ये ऑन फॉर्म में होता है तब ये बीटा गामा के साथ अटैच करता है और एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेज वगैरह को। ये स्टेटमेंट बोल्स है क्योंकि ऑन स्टेट में अल्फा सब यूनिट बीटा गामा को छोड़ देती है और ये अल्फा सब यूनिट अकेले जाके बाइंड करती है एडिनाइल साइक्लेज से या फॉस्फोलाइपेस सी से और उन्हें काम करने के लिए मजबूर करती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 89, यह भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो तुम्हारे लिटरेचर में से ही आया था। तुम्हें याद होगा ये चैप्टर न्यूक्लिक एसिड टू जीनोम, जहां हमने न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर समझे थे और उनकी प्रॉपर्टी भी समझी थी सुपर कॉइलिंग के साथ। और एक फार्मूला था LK = TW + WR, जिसमें LK था लिंकिंग नंबर, TW था ट्विस्ट और W था रिथ। यह सिंपल सा फार्मूला इस क्वेश्चन पर बेस्ड है। यहां बताया गया है कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल जिसका L है 200, जिसका T है 200 और जिसका W है 0, तो इक्वेशन तो सेटिस्फाइड है ना, 200 = 200। फिर इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म किया इकोलाई के अंदर, कल्चर मीडियम में ग्रो कराया और कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद वापस निकाला। निकालने पर पाया कि प्लाज्मिड थोड़ा सा बदल गया है। मॉलिक्यूलर मास सेम है, मतलब बेसिस सेम है, लेकिन कन्फर्मेशन चेंज हो गई है, टोपोलॉजी बदल गई है उसकी। इस बार इसमें -5 का W भी आ गया है। अब अगर आप 200 के साथ W की पोजीशन आप इंडिकेट कर दो जो कि -5 की है, तो आपके पास अब ये 195 है, यानी कि L जो है 195, T है 200 और W है 5। अब यही पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इस कहानी को। L 195 है, ट्रू। L 200 है, फॉल्स। T 200 है, ट्रू। T 195 है, फॉल्स। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए और समझाने के लिए और भी माथापच्ची कर सकते हो, नंबरों को घुमा करके, पोजीशन को चेंज करके। आप ये पाओगे कि A और C करेक्ट है और इसलिए इसका आंसर था 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 111 और 112, इन क्वेश्चनों के लिए इंफॉर्मेशन आपने सबसे ताकतवर लेक्चर जेनेटिक्स फाइनल असॉल्ट से किया था। इस अकेले लेक्चर में 10 से 15 नंबर का पोटेंशियल था। अब तो समझ में आ गया होगा। पेडिग्री पढ़ा आप लोगों ने, आपने टाइप्स ऑफ ट्रेट देखे थे, ऑटोजोम्स और सेक्स लिंक्ड,
जिसमें डोमिनेंट रिसेसिव की बात भी की थी, पेडिग्री को समझा था आपने लिंकेज मैपिंग को भी देखा था मॉलिक्यूलर मार्कर का इस्तेमाल करके, जहां आपने आरएफएलपी, एसटीआर, वीएनटीआर, आरएपीडी, एसएनपी, एफएलपी की बात की थी। आपने जेल्स को स्टडी किया था। आपने इन दोनों को मिला के भी कोरिलेट किया था कि कैसे आप बैंड्स और पेडिग्रीज को मिक्स कर सकते हो और ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहां तक कि आपने जासूसी भी की थी। आपने कुछ डिस्प्यूट भी सुलझाए थे कि बच्चे का बापू कौन था, तो कत्ल किसने किया था, ब्लड सैंपल से निकाले गए डीएनए के मार्कर्स का इस्तेमाल करके, बैंड्स मैच करके। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था आपने किसी क्रोमोसोम को किसी जीन पर अलाइन करने के लिए, यहां तक कि उसका डिस्टेंस भी पता लगाने के लिए। और यही सारी कहानी जो आपने सीखी थी इन क्वेश्चनों में काम आई। क्वेश्चन नंबर 111 में डिलीशन एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। 5 तरह के डिलीशन है और 5 तरह की जीन है, और आपको पूछा गया है कि इन जीन्स का ऑर्डर क्या होगा। यहां आप मानेंगे कि जीन की पोजीशंस हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर किसी क्रोमोसोम में जहां 1, 2, 3, 4, 5 जीन है और मैं ये जीन गायब कर रहा हूं यहां से, तो ये जो लेंथ है जो मैं टुकड़ा गायब किया है, ये उसके हिस्से को बता रहा है कि इसमें से कौन सी जीन गायब है। जीन नंबर 1, 2, 3 डिलीशन 1 में नहीं है, और डिलीशन 1 में जो 1, 2, 3 जीन है जो गायब है म्यूटेंट के रूप में डिलीशन 1 के अंदर, वो है बी, सी, डी। अब चाहो तो तुम इसको ऐसे सॉल्व करना शुरू कर दो, या फिर बन जाओ लेमैन। डिलीशन 1 में ये जीन गायब है जो बाकी और किसी में गायब नहीं है, तो डिलीशन 1 में एम किस में लिखा हुआ है, केवल बी में, तो ये पहले जीन बी है क्योंकि ये और सब में अवेलेबल है। अब ये 2 जीन जो डिलीशन 2 के अंदर गायब है वो हैं सी और डी। अब सी है या डी, नोटिस करो कि ये और किसी में गायब नहीं है, केवल 2 में गायब मिलेगी मुझे, और साथ में 1 में भी। तो 2 और 1 में जो ऐसा है जो किसी में नहीं है वो है सी, तो दूसरी जीन है सी। सिमिलरली ऐसे ही आप डी को आइडेंटिफाई कर लोगे। सेम इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके अगर आप डिलीशन 4 और 5 को देखो, जहां ये लास्ट वाली जीन गायब और बाकी सब में है, तो 4 और 5 में केवल ये जीन है जो इन दोनों में गायब और बाकी सब में है, यानी कि ये है जीन ए, तो फिर ये है ई, बी, सी, डी, ई, ए। आपका आंसर नंबर 1। जहां उस डिलीशन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम जीन्स को आइडेंटिफाई कर पाए, जो कि एक ही लेक्चर का पार्ट था, और इसी लेक्चर का पार्ट यह भी था कि हम पेडिग्रीज के थ्रू कैसे बैंड्स को कंपेयर करें। अब यहां इन्होंने जो कंडीशन दे रखी है, इन्होंने बोल दिया 100% पेनिट्रेंस है। जो भी ये इनहेरिटेंस पैटर्न है ये लेट ऑनसेट वाला है, 30 साल के बाद होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, बस ये मान लो कि जो भी ट्रेट है जेनेटिक डिजीज है। इन्होंने ये नहीं बोल रखा कि ये हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, इन्होंने ये नहीं बोल रखा कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। आरएफएलपी के मार्कर दे रखे हैं। हाँ, इन्होंने ये बोल रखा है जो शेडेड लोग हैं ये हैं जो बीमार हैं। तो जब भी हमें मार्कर्स की बात की जाती तो हमने समझा था कि केवल आप उन मार्कर को सेलेक्ट करो जो बीमार में हो और हेल्थी में ना हो। हां, अगर बीमारी मेरी ऐसी है जिसे हम कहें डोमिनेंट, तो अगर डोमिनेंट बीमारी किसी नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाली है तो भाई मुझे वहां भी बीमारी दिखनी चाहिए। लेकिन ये पेडिग्री का चार्ट ही बता रहा है कि इनके पास बीमारी है, इनके पास नहीं है, और फिर अगली जनरेशन में नहीं है, जो इंडिकेट कर रहा था कि ये रिसेसिव ट्रेट है। और रिसेसिव में 2 कंडीशन मिलेंगी, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। अभी सिर्फ ये देखो कि जो बीमार हैं ए, सी और डी, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का सी और सेकंड का बी, इनमें ऐसे कौन से बैंड हैं जो यूनिकली इन्हीं के पास है? ये नीचे वाले 2 बैंड। आप बोल सकते हो कि ये नीचे के 2 बैंड बीमारी को इंडिकेट कर रहे हैं। फर्स्ट बी के पास ये नहीं है, मतलब ये हेल्थी है। सेकंड ए के पास ये हेल्थी वाला बैंड भी है और बीमारी वाले भी है, मतलब ये हेटेरोजाइगोट है। अब उन्होंने पूछा हुआ था कि ग्रैंड चिल्ड्रंस ये तीनों, थर्ड बी, थर्ड सी और थर्ड डी, जो कि यहां इंडिकेट किए गए हैं, इनमें से किसके अंदर ये बीमारी दिखाई देगी? अब क्योंकि हेटेरोजाइगोट में तो बीमारी हमें दिख नहीं रही है, जिनके पास वो दोनों तरह के बैंड अवेलेबल, बीमारी वाले भी और हेल्थी वाले भी, जैसे कि सेकंड ए ये हेल्थी है, तो इसका मतलब बीमारी तभी दिखाई देगी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगी। इन 3 में से जिसके पास हेल्थी बैंड ना हो और बीमारी वाले बैंड हो, तो ये कंडीशन केवल इन 2 के पास है, थर्ड का बी और थर्ड का डी, और इसीलिए आंसर है नंबर 4।
जिनमें डिजीज दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 113, ये क्वेश्चन डीएनए को लेकर के था, खासतौर से डीएनए डैमेज को लेकर के। तुम्हारा चैप्टर था फिडेलिटी इन रेप्लिकेशन, जहां तुमने ये समझा था कि डीएनए में रेप्लिकेशन के दौरान जो एरर होते हैं या बाद में भी जो होते हैं वो एरर किस किस तरह के। आपने बहुत तरह के म्यूटेशन समझे थे। आपने ये भी समझा था कि इन म्यूटेशंस को करने वाले कारण कौन कौन से हैं। उन कारण को आपने डिटेल में देखा भी था और इन्हीं कारणों के ऊपर ये सवाल थे। जहां आपने नाइट्रस एसिड की बात की थी, तो आपने इंटरकैलेटर्स की बात भी की थी, ऑक्सीडेशन अल्काइलेटिंग एजेंट्स की बात भी की थी, और इन्हीं चीजों के जो मतलब आपने समझे थे वही आपके सामने सवाल के रूप में थे। एक केमिस्ट सिंथेसाइज करता है 3 नए केमिकल कंपाउंड एक्स, वाई और जेड। एनालिसिस किया गया है उनका म्यूटाजेनिक पोटेंशियल के लिए, जैसे कि आपने एम्स टेस्ट की बात भी की थी। जेनेटिक्स ने ऑब्जर्व किया है कि ऑल आर हाईली म्यूटाजेनिक, और जेनेटिक्स ने यह भी टेस्ट किया कि वो म्यूटेशन किस तरह का कर रहा है जो रिवर्स कर रहा है। रिजल्ट आया है एक्स, वाई, जेड। नाइट्रस एसिड डालने पर जो इफेक्ट आया था एक्स का, उसे आप रिवर्ट बैक कर सकते हो। सिमिलरली एक्स के इफेक्ट को हाइड्रोक्सिल अमीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और एक्रिडिन ऑरेंज का इस्तेमाल करके जेड के द्वारा किए गए डिफेक्ट को आप उल्टा कर सकते हो। वाई के डिफेक्ट को कोई सही नहीं कर पा रहा। और ये सारी कहानी अगर तुम याद करो तो एग्जैक्टली सेम ये डाटा एक बार पहले भी आ चुका है। हाँ, थोड़ा सा चीजें बदली हुई थी। इथिडियम ब्रोमाइड था वहां पर, ETBR, एक्रिडिन ऑरेंज की जगह। लेकिन एक्रिडिन ऑरेंज आप जानते हो कि ये वो मॉलिक्यूल है जो इंटरकैलेटर है, और इंटरकैलेटर हमेशा डिलीशन या डुप्लीकेशन करते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है जेड में डिलीशन डुप्लीकेशन कहां पर है। अगर पहले ऑप्शन में देखें तो जेड को सिंगल बेस डिलीशन पॉसिबल है, जेड को सिंगल बेस डिलीशन ये भी पॉसिबल है आंसर, जेड को ट्रांसवर्जन, जेड को ट्रांजिशन ये थोड़े से डाउटफुल है, क्योंकि आमतौर पर इंटरकैरेक्टर सभी तरह के डैमेजेस कॉज कर सकते हैं, लेकिन जिसके लिए फेमस है वो है डैमेज करना डिलीशन या डुप्लीकेशन के रूप में। तो भाई इन दो में से तो आंसर मिलने वाला नहीं है। अब रही तुम्हारे पास इन दो की कहानी 1 और 2 की। 1, 2 में से क्योंकि जो म्यूटेशन बड़े आराम से रिवर्ट बैक हो गया, ये म्यूटेशन आमतौर पर ऐसे होता है जिसको बेस को आप जरा सा मॉडिफाई कर दो, जैसे कि आपने साइटोसिन को यूरेसिल में कन्वर्ट कर दिया, और जब भी कभी आप ऐसे काम करते हो तो उसको बोलते हो आप ट्रांजिशन। तो फिर तो ऑप्शन नंबर 2 है जो सबसे अच्छा है इस चीज के लिए। एक्स कोस करता है ट्रांजिशन, जो कि आसानी से होने वाले म्यूटेशन है। वाई कोस करता है ट्रांसवर्जन, जो कि मुश्किल से होने वाले काम है। और नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्सिल अमीन दोनों इस काम के लिए जाने जाते हैं। और एक्रिडिन ऑरेंज करता है एक बेस का या मल्टीपल बेस का डिलीशन या डुप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 115, ये क्रोमोसोम मैपिंग को लेकर था, और जब हमने मैपिंग की बात की थी तो हमने बात की थी जेनेटिक लिंकेज एंड मैपिंग नाम के चैप्टर की, जहां हमने सड़कें नापी थी, लोग नापे थे। हमने समझा था कि नापा तो भाई क्रोमोसोम भी जाता है। सेंटीमोर्गन वर्ड का इस्तेमाल करते थे ड्रोसोफिला वाली कहानियों में या यूकैरियोट्स में, तो बैक्टीरिया के लिए मिनट्स का इस्तेमाल करते थे। जहां आपने कंजुगेशन के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि कितने मिनट में कौन सी जीन ट्रांसफर होती है, आपने सक्सेसफुली इन जीन्स को मैप किया था। क्वेश्चन उसी को लेकर के था। यहां पर 2 HFR स्ट्रेन है, HFR1 और HFR2। HFR1 का डाटा दे रखा है पहले और HFR2 का डाटा दे रखा है बाद में। HFR1 में जो जीन्स अवेलेबल थी वो आर्जिनिन, ल्यूसिन, गैलेक्टोज और साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव। सिमिलरली आर्जिनिन, हिस्टिडीन, गैलेक्टोज और प्यूरिन के ऑपरेंड के साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव, जो कि मार्कर रूप में काम कर रहे हैं हम लोग। और पूछा हुआ है कि जब इसको F नेगेटिव के साथ में क्रॉस कराया गया तो मुझे क्या मिलने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान देना है। तो यहां अगर मैं HFR1 की बात करूं तो सबसे पहले जो जीन गई है 10 मिनट के अंदर, इंडियड कुल मिलाकर के शुरुआत करें तो 8 मिनट के अंदर, ये जीन आपकी आर्जिनिन की है। इसके लगभग 12 मिनट बाद, ये अंदाजा लगाया हमने 8 मिनट, ये हो सकता है 5 मिनट हो, बट 10 से कम है। और 12 या 15 मिनट के बाद गई है जीन ल्यूसिन की, तो आर्जिनिन से लगभग 15 मिनट की दूरी पर ल्यूसिन की जीन अवेलेबल है। और फिर यहां से 10 मिनट की दूरी पर, 20 और 30 में से 10 मिनट दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये 10 मिनट की दूरी पर अवेलेबल है गैलेक्टोज की।
ये था HFR1 का डाटा। जब HFR2 के डाटा की बात कर रहे हैं तो आर्जिनिन जहां भी है उसके फौरन बाद देखो ये 10 है, ये 0 है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2 या 4 मिनट के आसपास का होगा। तो यानी कि आर्जिनिन के जस्ट बाद में हिस्टिडीन अवेलेबल है और गैलेक्टोज और हिस्टिडीन के बीच में 20 मिनट का डिफरेंस है। तो हिस्टिडीन और गैलेक्टोज के बीच में यहां भी आप बात करो तो लगभग 20 मिनट के आसपास की कहानी आ रही है निकल करके। डाटा सेटिस्फाइड है। यानी कि अब जो मेरे पास जीन के स्ट्रक्चर हैं, गैलेक्टोज के बाद लास्ट में प्यूरोमाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन। आर्जिनिन के बाद हिस्टिडीन चाहिए, हिस्टिडीन के बाद ल्यूसिन चाहिए, ल्यूसिन के बाद गैलेक्टोज, गैलेक्टोज के बाद प्यूर। लो भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर था। जब इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है और ये इस पर डिपेंड करता है कि तुमने पढ़ा कैसा है, तो फिर एग्जाम में सवाल नहीं रहते, सॉल्व हो जाते हैं। भाई कहीं किसी किताब के अंदर ऐसे क्वेश्चन रखे मिल जाएंगे, ऐसे लाइन रखे मिल जाएंगी जो एग्जाम में बिल्कुल आएंगी, बात ये नहीं है। बात ये कि 1000 इंफॉर्मेशन में से तुमने कौन सी इंफॉर्मेशन पढ़ी है और वो एग्जाम में आई या नहीं आई। आई फ्लाई का यही तो काम है। इसलिए गोविंदा पाजी की एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है, ऐ ना समझ कम मुझको, मेरा अंदाज इस दुनिया से निराला है। डैश डैश डैश, आगे लाइन तुम खुद फाइंड कर लेना क्योंकि वो लाइन तुम पर लागू होंगी। और जब चीजें डिफरेंट होती हैं तो कई बार चीजें समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा है, लेकिन पता है यही तो लाइफ का मजा है। लाइफ अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है। जब कभी मौका आ जाए और जब कुछ लगे कि कुछ नया घट रहा है, अगर लगे कि जम रहा है तो कूद पड़ो। वक्त वेस्ट मत करो। टाइम से कीमती चीज कुछ नहीं है। अगर 6 महीने बाद या 1 साल बाद तुम्हें मालूम पड़ा कि तुम जो डिसाइड करने में कंफ्यूज हो रहे थे अच्छा होता कर लेते, तब उस सीख का फायदा नहीं है। तुमने लॉस कर दिया और ये लॉस टाइम के रूप में, तो टाइम कभी वापस नहीं आता। iFly के लिए और जानकारी पाने के लिए आप विजिट कर सकते हो iflynetgate.com या फिर मेल भी लिख सकते हो। कभी मत भूलना कि iFly तुम्हारी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह है। जिन कामों को खुद करने में कई बार महीने लग जाते हैं, वो काम iFly के साथ आसान हो जाते हैं। तुम्हारे सपने सच्चे होकर के तुम्हारे सामने आ जाते हैं। चलो फिर मजे करो। बाय बाय।